नमस्कार दोस्तों, एमके हिंदी स्टोरी में आपका स्वागत है। आज की कहानी है नफ़रत भरी मोहब्बत। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। हम आपके लिए इस तरह की प्यार भरी कहानियाँ लाते रहते हैं। चलिए तो कहानी शुरू करते हैं। आज हम आपके लिए एक ऐसी प्रेम की कहानी लेकर आए हैं जिसमें लड़की लड़की से बहुत ही नफरत करती है और उसको बार बार नीचा दिखाने की कोशिश करती है। ये कहानी है कान्हा और दिया की, जिनके लिए प्यार शुरू से ही बकवास था, लेकिन जब हुआ तो इस कदर हुआ कि पूरी दुनिया भुला बैठे। लेकिन इंसान और हालातों ने उन दोनों को प्यार से नफरत करवा दी। किस कदर टूटा होगा वो इंसान जिसने बेशुमार मोहब्बत करी हो और फिर नफरत हो गई हो मोहब्बत से। तो चलो शुरू करते हैं। दिया गोल्ड एंड डायमंड इंडस्ट्रीज। करीब 26-27 साल की एक लड़की ऑफिस में डेस्क के सामने कोई फाइल को देखे जा रही थी। उसकी नज़रें उस फाइल में कभी इधर तो कभी उधर घूम रही थी। लड़की के चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। कंधे तक खुले बाल, आंखों पर चश्मा जिसमें उसकी आंखें घूमती दिखाई पड़ रही थी। तभी एक लड़का कैबिन में आता है और कहता है, मैं। दिया ने सिर उठाकर देखा। सामने उसका मैनेजर कवि खड़ा था। कवि ने आगे कहा, मिस्टर विराज मीटिंग रूम में आपका इंतजार कर रहे हैं। दिया ने कवि से चलने को कहा और खुद भी उसके पीछे चली गई। मीटिंग रूम में करीब 30 साल का नौजवान बैठा था। दिया बिना किसी भाव के वहां गई और सामने बैठ गई। लड़के ने बोलना शुरू किया, मिस दिया। दिया उसकी बात सुन रही थी। वो बोला, मैं आपसे 3 बातें करना चाहूँगा। दिया ने हामी भरी तो लड़के ने खुश होकर कहा, पहली, आप बहुत खूबसूरत हैं। दिया ने कोई रिएक्ट नहीं किया तो लड़के ने आगे कहा, दूसरी, मैं आपको पसंद करता हूँ। आई लव यू। इतना सुनते ही दिया उठ गई और बोली, बस तीसरी बात कहने के लायक नहीं हो तो आउट, गेट आउट। दिया वहाँ से जाने लगी तो लड़के ने आगे बढ़कर दिया का हाथ पकड़ लिया और बोला, आई रियली लव यू। दिया ने बिना देरी किए एक जोरदार तमाचा दे मारा तो लड़के ने हाथ छोड़ दिया और 2 कदम पीछे हट गया। दिया ने उसे गुस्से में देखते हुए कहा, आई हेट लव, नाउ गेट आउट। दिया वहाँ से अपने कैबिन की ओर चली गई तो लड़के के पास खड़े कवि ने कहा, अरे बरखुरदार, यहाँ तुम बिजनेस करने आए हो या प्यार? और बात ही करनी थी तो किसी और से करते। यहाँ तुम्हारी दाल नहीं गलने वाली, समझे? अब जाओ और अपनी कंपनी बंद होने का इंतजार करो, क्योंकि मुझे नहीं लगता अब तुम कुछ कर पाओगे। कवि इतना कहकर वहाँ से चला गया तो लड़के ने गुस्से में कहा, ये थप्पड़ तुझे बहुत महंगा पड़ेगा दिया मीना। कवि दिया के कैबिन के बाहर खड़े होकर सोच रहा था, अंदर जाऊं या नहीं। गया तो भी मरा, नहीं गया तो भी मरा। क्या करूं? नहीं जाता हूं, बाद में होगा वो देखा जाएगा। कवि वापस हो लिया और अपनी कैबिन में चला गया। दूसरी ओर कान्हा गोल्ड एंड डायमंड इंडस्ट्रीज। एक लड़का अपना माथा पकड़े अपनी डेस्क पर कोनी रखे हुए था। उसके चेहरे पर गुस्सा और परेशानी साफ नजर आ रही थी। उसने एक फाइल को उठाकर नीचे गिराते हुए कहा, इतना कर्ज कैसे? जवाब दो शनि। सामने खड़ा लड़का डर के मारे कांप रहा था। कान्हा गुस्से में उसे घूरे जा रहा था। उस लड़के ने डरते हुए कहा, सर, आपने ही मनु को डॉक्यूमेंट साइन करके दिए थे। ये सब उसी का किया हुआ है और अब उसका कोई अता पता नहीं है। कान्हा ने उठते हुए कहा, मनु ने ये सब किया, पर क्यों? शनि ने नजरें नीचे करते हुए कहा, सर, ये तो नहीं पता, लेकिन अगर हमने दिया इंडस्ट्री के साथ डील साइन कर ली तो हम फिर से उभर सकते हैं, वरना हमारी कंपनी की नीलामी होने से कोई नहीं बचा सकता। कान्हा ने कुछ सोचते हुए कहा, ठीक है, कल ही उनके साथ हमारी मीटिंग फिक्स करो। शनि ने जी सर कहा और वहाँ से चला गया। अगले दिन कान्हा दिया इंडस्ट्री के मीटिंग रूम में उसके आने का इंतजार कर रहा था कि तभी दिया ने एंट्री की। दिया को देखते ही कान्हा अपनी सीट से खड़ा हो गया। वो कुछ बोल नहीं पा रहा था। वो बुत बनकर खड़ा था, मानो वो उसे बरसों बाद यहाँ देखकर हैरान हो रहा हो। दिया ने उसे देखकर कोई रिएक्ट नहीं किया। वो जाकर आराम से बैठ गई। कान्हा मन ही मन सोच रहा था, क्या ये भूल गई मुझे? हाँ, भूल ही गई होगी, ऐसी ही तो है ये। कवि ने उन्हें डील के बारे में बताना शुरू ही किया था कि तभी दिया ने उठते हुए कहा,
रहने दो, हम ऐसे लोगों के साथ डील साइन नहीं करना चाहते जो सच दिखते हुए भी सच को झूठ मान ले। डील कैंसिल कर दो। दिया वहाँ से चली गई तो कवि ने कान्हा को नफरत भरी नज़रों से देखा और वहाँ से चला गया। 2 दिन बाद कान्हा इंडस्ट्री की नीलामी हो रही थी। एक आदमी खड़ा होकर बोल रहा था, 500 करोड़, 1, 500 करोड़, 2। तभी किसी ने कहा 600 करोड़। अब बोली लगी, 600 करोड़ 1, 600 करोड़ 2। तभी आवाज़ आई, 1000 करोड़। सब उस इंसान को देखने लगे तो वो इतराते हुए मुस्कुराने लगा। एंकर बोला, 1000 करोड़ 1, 1000 करोड़ 2। सभी को लगा कि ये आखिरी है, लेकिन तभी एक लड़की की आवाज़ आई, 1500 करोड़। सबने हैरानी से उसे देखा तो पीछे दिया हाथ मांगे दे खड़ी थी। एंकर ने बोला, 1500 करोड़ 1, 1500 करोड़ 2, 1500 करोड़ 3। और अब कान्हा इंडस्ट्री दिया मीणा के हाथों में है। दिया ने सबके सामने आकर माइक हाथ में लेकर कहा, इसके साथ ही हम ये चाहते हैं कि इस कंपनी के जितने भी मजदूर हैं, मैनेजर हैं, कंपनी के साथ मैं उन्हें भी अपने साथ चाहती हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती किसी का घर उजड़े। सबने कान्हा की ओर देखा तो दिया ने कहा, और इसके साथ ही अगर इस कंपनी के मालिक भी चाहें तो मजदूर बनकर काम कर सकते हैं। दिया इतना कहकर वहाँ से चली गई तो सब उसे शॉकिंग नज़रों से देखने लगे। कवि ने सब फॉर्मेलिटी पूरी कर ली और अब कान्हा, जो उस कंपनी का मालिक था, वो एक मजदूर की तरह ही काम करेगा, ये भी तय हो चुका था। कान्हा अपनी कंपनी गंवा चुका था और अब दिया इंडस्ट्री के यहाँ मजदूर बनकर काम करने के लिए मजबूर हो गया था। कान्हा का घर, कान्हा के सामने उसके पापा सुजैन बैठे थे और कान्हा की माँ रिद्धि उनके पीछे खड़ी थी। सुजैन गुस्से में बोल रहे थे, 2 साल, सिर्फ 2 सालों में तुमने कंपनी को नीलाम तक करा दिया। कान्हा, ये उम्मीद नहीं थी हमें तुमसे। तुम इतने लापरवाह कैसे हो सकते हो? तुमने तो हमेशा सही फैसले लिए थे अपनी ज़िंदगी में, फिर ये सब क्या है? कान्हा कुछ बोलता उससे पहले ही सुजैन खड़े हो गए और बोले, अब मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। तुम अपनी ज़िंदगी अपने आप काटो। हमने हमेशा तुम्हारा साथ दिया है, लेकिन अब और नहीं। चले जाओ मेरे घर से। सुजैन के इतना कहते कान्हा अपनी जगह से उठ गया और हैरान नज़रों से उन्हें देखने लगा। सुजैन ने आगे कहा, देखो कान्हा, 2 साल पहले जो हुआ उसमें हम तुम्हारे साथ थे। हमें ये भी पता था कि तुम गलत फैसला कर रहे हो, फिर भी हमने कुछ नहीं कहा और तुमने अपने दोस्तों की बातों में आकर अपना सब कुछ खो दिया। हम अपनी एक कंपनी पहले ही गंवा चुके हैं, दूसरी नहीं गंवाना चाहते। सुजैन ने अब कठोर बनते हुए कहा, अब आगे का सफ़र तुम्हें अकेले तय करना है। मैं नहीं जानता तुम क्या करोगे, कहाँ रहोगे, लेकिन मेरे घर में अब तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। रिद्धि ने कुछ कहना चाहा तो सुजैन ने उन्हें पहले ही रोक दिया और अपना फैसला सुनाकर चले गए। रिद्धि ने कान्हा से कहा, बेटा, मैं तेरे पापा से बात करती हूँ, तू कहीं मत जा। उन्होंने ये सब गुस्से में कह दिया होगा। कान्हा ने अपनी माँ के दोनों कंधों पर हाथ रख कर कहा, नहीं माँ, पापा जो कह रहे हैं सही तो है। मैंने उनकी मेहनत से खड़ी करी हुई कंपनी को कुछ ही दिनों में बर्बाद कर दिया। मेरे लिए यही सज़ा होनी चाहिए। रिद्धि ने रोते हुए कहा, लेकिन बेटा तुम जाओगे कहाँ? कान्हा ने अपनी नज़रें दूसरी ओर करके कहा, सबसे पहले तो वो सच जानना है जो आज तक मैं नहीं जान पाया। कान्हा ने अपनी माँ को गले लगाकर कहा, अपना ध्यान रखना, मैं जल्दी ही आ जाऊँगा। कान्हा घर से बाहर आया तो सामने शनि खड़ा मिला। उसने कान्हा से कहा, सर, मैं जानता हूँ इस वक्त आपके साथ कोई नहीं है, लेकिन मैं आपके साथ हूँ। कान्हा ने शनि के कंधे पर हाथ रख कर कहा, नहीं शनि, मुझे ये लड़ाई अकेले ही लड़नी है। शनि, सर, जब मुझे किसी की ज़रूरत थी तब आपने मेरी मदद करी थी, तो मैं आपके साथ कैसे ना रहूं? मैं आपके साथ रहूंगा। अभी आप मेरे साथ मेरे घर चलिए प्लीज़। शनि ने हाथ जोड़ते हुए कहा। शनि भी कान्हा की ही उम्र का था। कान्हा ने हाँ कह दिया तो शनि उसे अपने घर ले आया। शनि का इस दुनिया में कोई नहीं था। माता पिता तो बचपन में ही चल बसे थे। वो अपने मामा मामी के साथ रहता था, लेकिन जब वो 12th में था
तब उसके मामा मामी की भी एक एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। तब से शनि ने स्ट्रगल करके अपनी पढ़ाई पूरी करी और कान्हा के यहाँ एक बार में ही जॉब मिल गई थी। कान्हा शनि के कमरे में बैठा अपने पापा के कई शब्दों को सोच रहा था और मन ही मन कर रहा था, क्या उस वक्त मैं गलत था, वो सही थी, मैंने अपनी ज़िंदगी का इतना गलत फैसला कैसे ले लिया, खुद ही अपने प्यार को दूर कर दिया। कान्हा ये सब सोच ही रहा था कि उसके चेहरे पर गुस्सा झलकने लगा और वो खुद से ही बोला, नहीं, उसने मुझे धोखा दिया था। इस वक्त कान्हा खुद के सवाल जवाब में उलझा हुआ था। तभी उसके पास फ़ोन आता है। स्क्रीन पर रजत फ्लैश हो रहा था। कान्हा ने फ़ोन उठाया तो सामने से लड़के ने कहा, कान्हा वो बेकसूर है, ये सब मनु और कार्तिक का किया हुआ है। कान्हा ने गुस्से से कहा, और तुम अब मुझे बता रहे हो 2 साल बाद? कान्हा हंसने लगा तो रजत ने कहा, मुझे ये सब अभी पता चला है। कान्हा ने उसकी बात सुने बिना ही फ़ोन कट कर दिया और फ़ोन को दीवार पर दे मारा। उसने अपना सिर पकड़ लिया और सोफे पर मुंह लटका कर बैठ गया। वो खुद ही बड़बड़ाने लगा था। वो मुझे चीख चीख कर कह रही थी कि उसने कुछ नहीं किया, ये सब साजिश है, लेकिन मैंने उसकी एक भी नहीं सुनी। कैसा इंसान हूँ मैं किसी के भरोसे के लायक नहीं हूँ। कान्हा पागलों के जैसे अपने सिर को नोचने लगा और खुद में ही बड़बड़ाने लगा। शनि जो उसकी सब बातें सुन चुका था और उसकी हरकतों को देख रहा था, वो उसके पास आया और उससे बोला, सर एक बात कहूँ? कान्हा ने सर उठा कर देखा तो शनि ने आगे कहा, कोई भी गलती इतनी बड़ी नहीं होती कि उसे सुधारा ना जा सके, और आप तो प्यार के मारे हैं, वो आपको माफ़ कर देंगी। कान्हा ने शनि को गौर से देखा और बोला, तुम जानते हो ये सब? शनि ने कहा, जी सर, आपके साथ काम किया है तो आपको और आपके बारे में इतना तो जानता ही हूँ कि आपके पास एक अच्छा दिल है। आपके प्यार के बारे में भी मुझे सुनने को मिला तो मैंने सब कुछ डिटेल से पता कर लिया। गलती आप में से किसी की नहीं है, वक्त और लोग गलत थे। कान्हा ने लंबी सांस लेते हुए कहा, अब क्या फ़ायदा, अब कुछ हो भी तो नहीं सकता। शनि, क्यों नहीं हो सकता सर? कल से आप मैम के साथ काम करने वाले हैं। भगवान ने आपको एक मौका दिया है, अब उसे गंवाना है या अपने प्यार को पाना है, ये आपके हाथ में है। शनि की इस बात से कान्हा की आंखों में चमक आ गई, लेकिन उसने कुछ कहा नहीं। तो शनि मुस्कुराया और वहां से चला गया। अगले दिन दिया इंडस्ट्री के बाहर कान्हा इंडस्ट्री के सभी मजदूर खड़े थे। वहीं दिया और कवि भी थे। कुछ लोग सभी मजदूरों के नाम पता सब लिख रहे थे। शनि और कान्हा भी वहीं खड़े थे। कान्हा बस दिया को देखे जा रहा था। आज 2 सालों बाद वो फिर से उसी प्यार से देख रहा था जैसे पहले देखता था। दिया अपने काम में बिजी थी। उसने कान्हा को एक नज़र देखा और फिर अपने काम में लग गई थी। कुछ देर बाद दिया वहाँ से चली गई तो कवि ने माइक लेकर सबसे कहा, आप सभी जहाँ काम करते थे वहीं काम करेंगे, आपको कोई परेशानी ना हो, इसलिए मैडम ने ये फैसला लिया है कि वो कंपनी मैं संभाल लूँ ताकि आप सबको यहाँ इतनी दूर ना आना पड़े। कवि ने कान्हा की ओर देख कर कहा, और मिस्टर कान्हा, आप मुझे पर्सनली मिले, आगे आ जाएं। सभी मजदूर चले गए तो कान्हा और शनि कवि के पास आ गए। कान्हा ने कवि से कहा, कैसे हो कवि? कवि ने एक नफरत भरी नज़र से कान्हा को देखते हुए कहा, तुम्हें इसी कंपनी में काम करना है मजदूरों के साथ, और हाँ, आने और जाने से पहले इस रजिस्टर में अपना सिग्नेचर करके जाना है जो तुम्हें सबसे ऊपर वाले फ्लोर पर मिलेगा, और आपके लिए लिफ्ट अलाउड नहीं है तो सीढ़ियों से आना जाना होगा। शनि ने बारी बारी से कवि और कान्हा को देखा। कवि के चेहरे पर कान्हा के लिए नफरत थी और कान्हा के चेहरे पर लाचारी। कान्हा दिया की कंपनी में काम करने के लिए आने लगा था। आज उसका पहला दिन था। जैसे ही उसे पहले से बताया गया था कि आने और जाने पर उसे सिग्नेचर करके जाना है तो वो सीढ़ियों से ऊपर गया। वहाँ उसे एक आदमी मिला। आदमी ने कान्हा के सामने एक नोटबुक रख दी तो आदमी ने कहा, इसमें अपना नाम, मोबाइल नंबर और सिग्नेचर करके जा। उस आदमी ने इतनी बेरुखी से कहा मानो वो कान्हा को जानता हो, लेकिन कान्हा तो उसे पहली बार ही देख रहा था। खैर, उसने ये सब किया और नीचे जाकर मजदूरों के साथ काम करने लगा।
दिया अपने ऑफिस में बैठी उसे देख रही थी। उसकी आंखों में सिर्फ नफरत थी। उसने मन ही मन कहा, अब तुम देखते जाओ मिस्टर कान्हा राजपूत, मैं तुम्हारा क्या हल करती हूँ। तुम्हें मेरे हर एक आंसू, हर दर्द का हिसाब देना है और वो मैं तुमसे लेकर रहूँगी। मैंने तो अपनी ज़िंदगी में सब कुछ खो दिया, अपने माँ बाप बहन दोस्त सब कुछ मुझे छोड़कर चले गए। तुमने मेरा सुख चैन सब छीन लिया। जितनी मैं रोई हूँ, जितना दर्द मैंने सहा है, उससे 100 गुना दर्द अब तुम्हें झेलना होगा। दिया ने ये सब सोचते सोचते अपना सिर पीछे कुर्सी पर टिका लिया और आंखें बंद कर ली। कान्हा यहाँ मजदूरों के साथ काम तो कर रहा था, लेकिन कोई भी उससे ठीक तरीके से पेश नहीं आ रहा था। सब अजीब नज़रों से उसे देख रहे थे। तभी 2 लोग की खुसर फुसर उसके कानों में पड़ी। एक ने कहा, देख कितना अमीर आदमी था और अब कितने बुरे दिन आ गए बेचारे के। दूसरे ने कहा, लड़कियों का चक्कर था, बर्बाद तो होना ही था। कान्हा चुपचाप से उनकी बातें सुन रहा था, क्योंकि वो जानता था उसके हालात ठीक नहीं थे। कुछ कहना मतलब लोगों से दुश्मनी मोल लेना था। कान्हा ने सारे दिन वो काम किया जो उसने कभी किया ही नहीं था। वो थक चुका था, लेकिन फिर भी काम किए जा रहा था। जब सभी का घर जाने का वक्त हुआ तो वो भी उनके साथ चल पड़ा। तभी सब रजिस्टर में अपने सिग्नेचर करने लगे। तो कान्हा ने सोचा, सबको यहाँ सिग्नेचर करने हैं, लेकिन मुझे अकेले को ऊपर क्यों बुलाया जाता है। वो समझ गया कि ये सब दिया ने जानबूझकर उसे परेशान करने के लिए किया है। तो उसके चेहरे पर गुस्सा झलकने लगा। वो थके पांवों से ऊपर की ओर बढ़ गया। किसी तरह से 10 फ्लोर चढ़कर ऊपर गया तो देखा वहाँ तो कोई था ही नहीं। उसके चेहरे पर थकान, दर्द और बेबसी साफ झलक रही थी। हर पल एसी में रहने वाले इंसान के लिए ये इतना आसान कहाँ था। कान्हा ने अपने कदम आगे बढ़ाए तो उसे मेज पर रजिस्टर रखा दिखाई दिया। वो उस और बड़ा सिग्नेचर किए और थके कदमों से वापस लौट गया। दिया अभी भी ऑफिस में ही थी और कान्हा की सारी एक्टिविटी देख रही थी। उसने खुद से कहा, अभी तो शुरुआत है, आज तो पहला ही दिन था, तुम इतनी जल्दी थक गए, सो सैड। कान्हा के जाते ही दिया भी ऑफिस से निकल गई। वो बाहर आई तो कान्हा उसे दिखा, लेकिन वो उसे इग्नोर कर कर चली गई। कान्हा बेबसी से उसे देख रहा था कि तभी शनि कान्हा को लेने आया और दोनों चले गए। दिया अपने कमरे में अकेली बैठी थी। उसके सामने एक एल्बम रखा था जिसमें कुछ छोटे बच्चों की तस्वीरें थी। दिया दर्द भरी मुस्कान से उसे देख रही थी, कभी कभी उन्हें हाथों से छू रही थी। 4-5 पेज पलटने के बाद उसने उसे झट से बंद कर दिया और उठकर खिड़की के पास आ गई। उसने खुद से ही कहा, मैं क्या थी और तुमने मुझे क्या बना दिया कान्हा। क्यों तुमने दुनिया के सच को माना। क्या मैं कभी तुम्हारे लिए कुछ थी ही नहीं। दिया ने एक लंबी सांस ली और बाहर के सन्नाटे को देखने लगी। इस वक्त घड़ी रात के 2 बजा रही थी। दिया की आंखों में ना नींद थी ना आंसू। इस रात के सन्नाटे की तरह खालीपन था जो बहुत ही खामोश था। अगले दिन सुबह शनि और कान्हा नाश्ते के वक्त मिले तो शनि ने कहा, कैसा रहा आपका कल का दिन। आप कल थके लग रहे थे, इसलिए रात में कुछ पूछा नहीं मैंने। कान्हा ने दर्द भरी मुस्कान से कहा, ठीक था। शनि ने अफसोस जताते हुए कहा, काश मैं आपके साथ रहता इसी कंपनी में। कान्हा ने बिना किसी भाव के कहा, नहीं तुम वहीं ठीक हो। तो उन्होंने नाश्ता किया और अपने अपने काम पर चले गए। आज कान्हा का फिर से वही काम था। पहले सीढ़ियों से ऊपर तक जाना, सिग्नेचर करना, नीचे आकर मजदूरों की ओर जाकर काम करना और उन लोगों की नज़रों का सामना करना, और फिर थक हार कर शाम को वापस सीढ़ियां चढ़ना और सिग्नेचर करके वापस आना। धीरे धीरे दिन बीतने लगे। कान्हा को अब आदत हो चुकी थी। वो अपने काम को बखूबी करने लगा था और अब उसके चेहरे पर कोई थकान नहीं होती थी। दिया रोज शाम को उसे देखती थी, लेकिन नफरत से उसे ये कतई बर्दाश्त नहीं था कि कान्हा सुकून से जिए। आज दिया ऑफिस में इधर उधर चक्कर काट रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे जिससे कान्हा उसी तरह तड़पे जैसे वो तड़पी थी। दिया ने अपना फ़ोन लिया और कवि को कॉल कर दिया। सामने से कवि ने कहा, हाँ दी। दिया ने बिना किसी भाव से कहा, भाई जो मैं चाहती हूँ वो नहीं हो रहा है, मैं उसे तड़पते हुए देखना चाहती हूँ। सामने
में से कवि ने कहा, एक काम करो, कल से उसे अपना मैनेजर बना लो। दिया ने गुस्से में कहा, आपको पता भी आप क्या कह रहे हो? कवि ने शांति से कहा, बिल्कुल पता है कि मैं क्या कह रहा हूँ, और ये मैं क्यों कह रहा हूँ इसका जवाब भी है मेरे पास। तुम्हें याद नहीं उसने क्या कहा था? वो तुम्हारी शक्ल तक नहीं देखना चाहता, तो तुम सारे दिन अपने सामने रखो और हुक्म बजाओ। उसे भी तो पता चलना चाहिए कि उसने कितना कीमती हीरा ठुकराया है। दिया ने कहा और फ़ोन रख दिया। उसने किसी को फ़ोन किया और कहा, कल से कान्हा राजपूत मैनेजर है, आज ही उन्हें इसकी जानकारी मिल जानी चाहिए और कल से वो आ जाने चाहिए। दिया ने सामने वाले जवाब सुने बिना ही फ़ोन काट दिया। कान्हा को जब बताया कि कल से वो मैनेजर है तो उसे खुशी हुई कि अब वो दिया को देख सकेगा, उससे बात कर सकेगा। दिया ने कान्हा को अपना मैनेजर बना लिया था ताकि वो हमेशा उसके सामने रहे। आज कान्हा सीधे दिया के बगल वाले कैबिन में आकर बैठ गया। वो बैठा ही था कि सामने रखा फ़ोन बजा। कान्हा ने फ़ोन पिक किया तो सामने से दिया की आवाज़ आई। उसने कहा, मिस्टर कान्हा, आप यहाँ बैठने नहीं आए हैं, अभी मेरे कैबिन में आइए। कान्हा ने यस मैम कहा और दिया के कैबिन की ओर भागा। कान्हा ने जैसे ही दिया के कैबिन में एंट्री की, वो उसे देखकर वहीं खड़ा रह गया, क्योंकि दिया ने हाथ दिखाकर उसे वहीं रुकने को कह दिया था। दिया ने बिना उसकी ओर देखे कहा, मुझे अभी के अभी आज की सभी मीटिंग की जानकारी चाहिए। आज के दिन किसके साथ क्या डील करनी है सभी। कान्हा, लेकिन मैम मैं तो अभी आया हूँ। दिया ने फाइल के पेज पलटते हुए कहा, तो मैं क्या करूं? आपके पास आधे घंटे का वक्त है, जल्दी से तैयार करके फाइल मेरी टेबल पर होनी चाहिए। कान्हा ने कुछ कहना चाहा, लेकिन दिया ने तभी कहा, ठीक आधे घंटे बाद आप मेरे कैबिन में होने चाहिए फाइल के साथ, समझे? अब यहाँ क्या खड़े हो, निकलो यहाँ से। कान्हा यस मैम कहकर वापस चला गया। उसके जाते ही दिया ने दरवाजे की ओर नफरत भरी नज़र से देखा और वापस अपने काम में लग गई। कान्हा अपने कैबिन में आया और काम करने लगा। लगभग आधे घंटे बाद फ़ोन बजा। कान्हा को पता था फ़ोन दिया का ही होगा, तो उसने फ़ोन पिक किया और बोला, यस मैम, मैं बस आ रहा हूँ। कान्हा दौड़कर दिया के कैबिन में गया तो दिया हाथ बांधे खड़ी बाहर की ओर देख रही थी। कान्हा ने पीछे से कहा, यस मैम, सब तैयार है, अभी 1 घंटे बाद मिस्टर मेहता के साथ आपकी मीटिंग है, उसके 2 घंटे बाद अखिलेश सर के यहाँ आपको डील साइन करनी है। दिया ने कान्हा की ओर नहीं देखा। उसने कहा, ठीक है, आप जाकर इन दोनों की फाइल तैयार कर दीजिए। कान्हा ने बड़ी नरमी से कहा, मैम आपसे कुछ बात करनी है। दिया, मिस्टर कान्हा, अपने काम पर ध्यान दीजिए, आप यहाँ काम करने आए हैं, कोई बात करनी नहीं। कान्हा को पता था कि दिया का यही जवाब होगा, तो उसने वहाँ से जाना ठीक समझा। कान्हा अपने कैबिन में आ गया। उसने गुस्से से फाइल टेबल पर फेंक दी और बोला, तुम समझती क्या हो अपने आप को? बस 1 साल और फिर मेरी कंपनी मेरी होगी। मैं इतनी मेहनत करूँगा कि 1 साल में अपनी कंपनी वापस ले लूँगा। कान्हा अपना काम करने लगा। लगभग 1 घंटे बाद कान्हा और दिया ने मिस्टर मेहता के साथ मीटिंग करी, जो मिस्टर मेहता की कंपनी में ही थी। मेहता ने कान्हा को देखकर उसे टोंट मारते हुए कहा, अरे कान्हा जी, आपको तो बड़ी जल्दी जॉब मिल गई। दिया जी बहुत बड़ी दिलवाली हैं जो आपको जॉब दे दी। कान्हा ने भी हाँ कर दिया। हाँ, दिया जी इतने बड़े दिलवाली हैं, तभी तो एक साथ बहुत से लोगों को अपने दिल में रख लेती हैं। कान्हा ने दिया की ओर देखते हुए कहा। मेहता उसकी बात का मतलब नहीं समझ पाया, लेकिन दिया समझ चुकी थी। लेकिन उसने ना तो कान्हा को देखा था और ना ही उसे कोई शौक लगा था। वो ऐसे बैठी थी मानो उसको पता हो कि कब क्या होने वाला है। कान्हा ने दिया को देखा और सोचने लगा, मैंने सोचा नहीं था इस भोले से चेहरे के पीछे एक चालाक लड़की है।
खैर, रजत ने जो कहा वो सही हो ही नहीं सकता। ये जो भी थी आज भी वही है, जरा सा भी शिकन नहीं है चेहरे पर। कान्हा ये सब सोच रहा था, लेकिन उसे नहीं पता था अब उसे बहुत बड़ा झटका लगने वाला था। 2 घंटे बाद कान्हा और दिया एक कैबिन में बैठे थे। तभी वहाँ एक लड़के ने एंट्री करी। लड़का करीब कान्हा की उम्र का था। हाइट 6 फुट, गोरा रंग, और उसने काली शर्ट पहन रखी थी जिसमें वो बहुत हैंडसम लग रहा था। उसने आते ही कहा, सॉरी दी, आपको इंतजार करवाया। कान्हा ने लड़के को देखा तो वो देखता ही रह गया। उसके मुंह से एक ही नाम निकला, दिवेक। दिवेक ने पहले कान्हा को देखा, फिर दिया को। उसने दिया से कहा, दी ये क्या कर रहा है? दिवेक ने गुस्से से उठते हुए कहा, तुम में शर्म नाम की कोई चीज है कि नहीं? हमारा सब कुछ तो छीन लिया तूने, अब क्या लेने आया है यहाँ? दिवेक ने दिया को देखते हुए कहा, दी इसे अभी के अभी यहाँ से बाहर निकालो, वरना मैं इसे मार दूंगा। कान्हा तो दिवेक को देखता ही रहा। उसके हाथ पैर सुन्न हो गए थे। वो जैसे था वैसे ही खड़ा रहा। दिया ने उठकर कहा, रहने दो दिवेक, बेचारे का सारा काम ठप हो गया है। अब हम तो इसकी तरह नहीं बन सकते ना। अब दिवेक ने गुस्से से दिया से कहा, और आपने इसे जॉब दे दी? आप भूल गई, इसकी वजह से आपने अपना सब कुछ खो दिया। मैंने मेरी दियांशी को खो दी। इसको तो मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। दिवेक जाकर कान्हा के कॉलर पकड़ लेता है तो दिया ने गुस्से से दिवेक से कहा, दिवेक छोड़ दो उसे, मैं इसे ऐसे मरते हुए नहीं देख सकती। जितनी मैं तड़पी हूँ उतना ही इसे तड़पना होगा। जितना दर्द मैंने सहा है अकेलेपन का, उतना ही उसे सहना होगा। दिवेक और दिया बात कर रहे थे, लेकिन कान्हा को तो कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा था। वो सुन होकर ही खड़ा रहा। कुछ देर बाद दिया कैबिन से चली गई तो कान्हा भी उसके पीछे चला गया। कान्हा जल्दी से जाकर दिया से बोला, दिया सच क्या है बताओ मुझे। दिया जोर जोर से हंसने लगी और बोली, तुम्हें सच जानना है? लेकिन क्यों? वो भी 2 साल बाद। दिया हंसती हुई चली गई तो कान्हा दिया के पीछे ना जाकर रजत को फ़ोन करता है। कुछ देर बाद रजत आया और कान्हा उसके साथ बैठकर चला गया। दिया अब ऑफिस ना जाकर घर चली गई और कमरे में जाकर उसे बंद कर लिया। वैसे तो पूरे घर में अकेली ही रहती थी, लेकिन कमरा एक ऐसी जगह होता है कि वहाँ हम रो सकते हैं, हंस सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं बिना किसी रोक टोक के। दिया बैठे बैठे पुरानी यादों में खो चुकी थी, जहाँ उसका हंसता खेलता परिवार था। माँ, पापा, छोटी बहन दियांशी, सब आराम से जिंदगी जी रहे थे। और फिर दिया की जिंदगी में कान्हा आया, जिससे दिया को प्यार हो गया था। दिया अपनी पुरानी यादों में खो चुकी थी। कितनी खुश थी वो अपने परिवार के साथ। और फिर उसकी जिंदगी में कान्हा फिर से आया, दूसरी बार। जी हाँ, दूसरी बार ही तो आया था वो दिया की जिंदगी में। पहले जब वो बहुत छोटी थी तब वो और कान्हा एक साथ पढ़ते थे, लेकिन कान्हा के पिता को बिजनेस के लिए दूसरे शहर में शिफ्ट होना पड़ा और वो चला गया। धीरे धीरे दिया कान्हा को भूल गई थी, लेकिन आज जब उसने पहली बार अपने स्कूल में कान्हा को देखा तो उसे वो शख्स जाना पहचाना सा लगा था। लेकिन जैसे ही दिया किसी से भी बात नहीं करती थी, उसने कान्हा से कोई बात नहीं की थी। कान्हा ने भी दिया को एक बार की देखा तो देखता ही रह गया। दिया थी ही इतनी सुंदर, ऊपर से स्कूल की शर्ट और स्कर्ट में वो और भी अच्छी लग रही थी। कान्हा और दिया एक ही क्लास में थे। वे लोग एक दूसरे को देखते तो रोज थे, लेकिन बात अभी तक नहीं करी थी। आज दिया स्कूल आई तो कान्हा अपने कुछ दोस्तों के साथ बातें कर रहा था। तभी उनमें से एक लड़का कान्हा के हाथ से कोई फोटो छीन कर भागने लगा। कान्हा उसके पीछे पीछे भागने लगा। लड़का दिया की ओर आया ही था कि उसका बैलेंस बिगड़ गया और वो गिर गया। उसके हाथ में जो फोटो थी वो सीधी जाकर दिया के पैरों में गिर गई थी। कान्हा ने भागकर अपने दोस्त को उठाया और इधर दिया ने वो फोटो उठा ली। दिया ने फोटो को देखा, तब तक कान्हा उसके पास आ गया और बोला, सॉरी, मेरे दोस्त की वजह से मैं माफ़ी मांगता हूँ। कान्हा ने दिया को इशारे से फ़ोटो देने के लिए कहा तो दिया ने फ़ोटो को देखते हुए कहा, ये लड़की? दिया के बोलते ही कान्हा बोल पड़ा, ये मेरी बचपन की दोस्त है, बचपन में कहीं खो गई थी, अभी तक नहीं
नहीं आई है। दिया ने हंसते हुए कहा, तुम गए थे, तुम्हारे दोस्त नहीं। दिया ने अपना हाथ आगे कर दिया तो कान्हा ने खुशी से कहा, दिया। दिया भी खुशी होकर बोली, हाँ, मैंने जब तुम्हें पहली बार देखा तभी लगा था कि मैं तुम्हें जानती हूँ, लेकिन कभी बोला नहीं। सभी कान्हा और दिया के पास आ गए तो एक लड़की ने कहा, तुम दोनों जानते हो ना, स्कूल में लड़के लड़कियां बात नहीं करते हैं। दोनों ने हाँ में सिर हिलाया और वापस हो लिए। अब कान्हा और दिया एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा दिया करते थे। बातें नहीं होती थी, लेकिन आंखों ही आंखों में एक दूसरे का हाल चाल पता कर लेते थे। देखते देखते 2 साल बीत गए थे। अब कान्हा और दिया ने एक ही कॉलेज चुना था, क्योंकि उनके माता पिता को भी पता था कि दोनों बचपन के दोस्त हैं और उनकी तरफ से कोई रोक टोक नहीं थी। दिया और कान्हा कॉलेज में मिलने लगे, बातें होने लगी और देखते देखते प्यार हो गया। कान्हा ने दिया को प्रपोज कर दिया और दोनों कपल बन गए। कॉलेज का फर्स्ट ईयर ऐसे ही निकल गया। अब दिया के साथ उसकी छोटी बहन दियांशी भी कॉलेज आने लगी थी। दिया अपनी बहन से उतना ही प्यार करती थी जितना वो कान्हा से करती थी। दियांशी भी अपनी बहन से बहुत प्यार करती थी, उसके लिए जान भी दे सकती थी। दियांशी और उनके पूरे परिवार को कान्हा दिया के प्यार के बारे में भी पता चल गया था। दोनों परिवार खुश थे। दियांशी को कॉलेज में दिवेक मिला, जिससे वो भी दिवेक से प्यार करने लगी। दिवेक दियांशी मिलने लगे तो दियांशी ने दिया को दिवेक के बारे में बता दिया था और मिलवा भी दिया था, लेकिन दिवेक के बारे में ना तो कान्हा जानता था और ना ही परिवार में कोई और जानता था। कान्हा दिया की फाइनल हो चुकी थी तो सभी ने मिलकर उन दोनों की शादी के बारे में सोचा। कान्हा दिया ने भी हामी भर दी थी। आज दोनों की सगाई थी। सभी दिया के घर पर मौजूद थे। दिया ने पिंक कलर का लहंगा पहना था जो उस पर खूब जच रहा था। आज दिया बहुत खुश नजर आ रही थी और कान्हा भी। दोनों एक जगह ही खड़े थे और मुस्कुराकर बातें कर रहे थे। तभी कान्हा के पापा सुजैन जी ने कहा, अरे भाई, रस्म को आगे बढ़ाओ, एक दूसरे को अंगूठी पहनाओ। कान्हा की माँ रिद्धि कान्हा के लिए अंगूठी ले आई और दिया के साथ दियांशी अंगूठी लिए खड़ी थी। कान्हा दिया को अंगूठी पहनाने वाला था कि तभी उसके एक दोस्त ने कहा, रुक कान्हा। कान्हा ने देखा तो सामने उसका दोस्त कार्तिक खड़ा था। रिद्धि ने कार्तिक को डांटते हुए कहा, पागल, ऐसे बीच में नहीं बोलते हैं। रिद्धि ने कार्तिक से अंगूठी पहनाने को कहा तो कार्तिक ने कहा, आंटी, अगर आज मैं चुप हो गया तो कोई फायदा नहीं होगा बाद में बोलने का। कान्हा, क्या बात है? कार्तिक। कान्हा ने इतना ही कहा था कि सभी लाइट्स ऑफ हो गई तो सभी खुसुर फुसुर करने लगे। कुछ देर बाद एक बड़ी सी एलईडी चलने लगी और उस पर कुछ फोटोज चलने लगी, जिसमें दिया किसी लड़के के साथ बेडरूम में थी। किसी फोटो में लड़के ने दिया के गाल पर हाथ रखा हुआ था तो किसी में कंधों पर, किसी में दोनों हंस रहे थे तो किसी में दोनों गले लगे हुए थे। सब इन फोटोज को देखकर चौंक गए। दिया ये देखकर जोर से बोली, बंद करो ये सब। एलईडी बंद हो गई और लाइट्स ऑन हो गई तो सामने वही फोटोज बिखरे पड़े हुए थे। कान्हा ने एक एक कर फोटोज को गौर से देखा। इनमें दिया ही थी। कार्तिक आगे आकर बोला, बस यही बताना चाह रहा था, तू तो सोच रहा है ये लड़की वैसी बिल्कुल नहीं है, इसका असली चेहरा है इन फोटोज में। कान्हा कुछ नहीं बोल रहा था और दिया भी बस कान्हा को देखे जा रही थी। उसे पता था कान्हा उसे अच्छी तरह से जानता है, वो उस पर भरोसा करेगा। काफ़ी देर तक कान्हा कुछ नहीं बोला तो एक लड़की अंदर आई। ये मनु थी जो कान्हा और दिया कॉलेज की फ्रेंड थी। मनु ने आते ही कहा, कान्हा, दिया सही नहीं है, कार्तिक सही कह रहा है। मनु के इतना कहते ही दिया धम से बैठ गई। कान्हा अब भी कुछ नहीं बोला। दिया बस उसे ही देख रही थी। वो जानना चाहती थी कि आखिर कान्हा उस पर भरोसा करता है कि नहीं। कान्हा के पिता सुजैन ने दिया के सर पर हाथ रख कर कहा, हमें आप पर भरोसा है बेटे, आप ये नहीं हो सकती। दिया ने अब भी कान्हा पर से नजर नहीं हटाए तो सुजैन जी ने कहा, कानू बेटा। उनके बोलते ही कान्हा ने कहा, चलिए पापा यहाँ से, मुझे कोई सगाई नहीं करनी। कान्हा के ये कहते
सुनते ही दिया की आंखों के रुके आंसू बाहर आ गए और गालों पर लुढ़क गए। सुजैन ने कान्हा से कहा, एक बार फिर सोच लो बेटा। कान्हा बिना कुछ बोले वहाँ से चला गया तो सुजैन और रिद्धि भी चले गए। दिया की माँ उसके पास आई और दिया के गाल पर एक तमाचा रख दिया और बोली, इसी दिन के लिए तुझे पाल पोस कर बड़ा किया था। इतना प्यार दिया तूने, सब बर्बाद कर दिया। हमारी इज्जत मिट्टी में मिला दी तूने। अब हमारे दियांशी से कौन शादी करेगा? तूने तो कर लिया अपना मुंह काला। दिया अब भी कुछ नहीं बोल रही थी, वो बुत बनकर बैठी रही। दियांशी ये सब देखकर वहाँ से चली गई और खुद को कमरे में बंद कर लिया। जब उन्होंने वहाँ दियांशी को नहीं पाया तो सब तीनों उसके कमरे की ओर भागे। दिया के पापा ने आवाज़ दी लेकिन अंदर से कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई तो उन्होंने दरवाजे को पूरे जोर से धक्का दिया। तीनों जैसे ही अंदर गए तीनों की आंखें बाहर आ गई। दियांशी ने खुद को पंखे से लटका लिया था, उसकी आंखें बाहर आ चुकी थी। सबने उसे नीचे उतारा, तब तक वो जा चुकी थी। दिया तो मानो मर ही गई थी, आज उसे सब छोड़कर जा चुके थे। दिया की माँ रोते हुए दिया के पास आई और उसे बाजू से पकड़कर खड़ा करते बोली, ये सब तेरे कारण हुआ है। तूने हमसे हमारा सब कुछ छीन लिया, चली जा यहाँ से और कभी मत आना यहाँ। दिया ने कोई विरोध नहीं किया, उसने जा चुकी दियांशी को गले लगा लिया, लेकिन उसकी माँ ने उसे घसीटते हुए घर से बाहर निकाल दिया। दिया पूरी तरह से टूट चुकी थी, वो नंगे पैरों से ही गर्म सड़क पर चल रही थी। उसे नहीं पता था उसे जाना कहाँ है, लेकिन वो चले जा रही थी। शहर की चिलचिलाती धूप, गाड़ियों के हॉर्न की आवाज़ के बीच वो बस चले जा रही थी। कोई उसे देखता तो कुछ न बोलकर आगे बढ़ जाता। दिया पर कुछ बेबुनियाद आरोप लगाए गए थे जिससे उसने अपना सब कुछ खो दिया था। दिया चलते चलते ना जाने कहाँ आ गई थी, उसे नहीं पता था वो कहाँ जाएगी और क्या करेगी। लेकिन कहते हैं भगवान जो करता है अच्छे के लिए ही करता है। रात हो चुकी थी और दिया एक समुद्र के किनारे पर लगी बेंच पर बैठी थी। उसके सामने विशाल समुद्र था जो शहर से शुरू होकर ना जाने कहाँ खत्म हो रहा था। दिया को कोई होश नहीं था रात और दिन का, लेकिन बाकी लोगों को तो था, जिसमें से एक सड़क पर भीड़ रहती थी। रात होते होते इक्के दुक्के लोग ही नजर आ रहे थे। रात के 8 बज चुके थे, लेकिन दिया को कहीं जाना तो था नहीं। वो वहीं बैठी रही। वक्त आगे चलता जा रहा था लेकिन दिया वहीं रुकी हुई थी। रात के लगभग 11:30 बजे एक बुजुर्ग दंपति वहां से अपनी बड़ी सी गाड़ी में जा रहे थे। तभी उन्हें दिया दिखाई दी। चूंकि उनकी और दिया की पीठ थी तो वो उसे ठीक से देख नहीं पाए। दोनों ने एक दूसरे को देखते हुए इशारा किया और दिया की तरफ चल पड़े। उन्होंने वहां जाकर देखा वो लड़की जिसने अच्छा सा लहंगा पहना था, बाल थोड़े बिखरे हुए थे, चेहरे पर कोई भाव नहीं थे, वो बस समुद्र को निहारे जा रही थी। उसके गालों पर आंसुओं के निशान थे जो सूख चुके थे। दोनों ने दिया के कंधे पर हाथ रखा था, वह एक और वृद्ध आदमी ने और उसकी और औरत ने, लेकिन अब भी दिया ने कोई प्रतिक्रिया नहीं थी। वो जैसे थी वैसी ही रही। वृद्ध दंपति ने फिर से एक दूसरे को देखा और दिया के दोनों तरफ से होकर उसके दोनों ओर बैठ गए। वृद्ध आदमी ने दिया के सिर पर हाथ रखकर कहा, बेटिया आप इतनी रात गई यहाँ क्या कर रही हो? दिया ने कोई जवाब नहीं दिया तो औरत ने उसका हाथ अपने हाथों में लेकर कहा, आपको घर जाना चाहिए बेटा जी। दिया ने सामने देखते हुए दर्द भरी मुस्कान से कहा, कौन सा घर, कहाँ जाऊँ, सब तो खत्म हो गया, अब कुछ नहीं बचा मेरे पास। आदमी ने दिया से कहा, नहीं बेटा जी, खत्म कुछ नहीं होता है। हर इंसान को जिंदगी एक बार मौका जरूर देती है फिर से शुरू से जीने का, आपको भी देगी। अभी आप घर जाइए, जमाना बहुत ख़राब है बेटा जी, आपको यहाँ नहीं रुकना चाहिए। दिया ने बिना किसी भाव से कहा, जिंदगी में कुछ बचा ही नहीं तो मौका किस लिए लूँ? मैंने हर इंसान के लिए खुशियों की सिफारिश करी, लेकिन जब मेरी बारी आई तो सबने मुँह फेर लिया।
दिया ने आगे कहा, आप लोग जाइए, मैं बहुत बुरी लड़की हूँ, दाग लग रहा है मुझ पर बेवफा होने का, माँ बाप की इज्जत उछालने का। आप मेरे साथ रहे तो आपको भी मेरी वजह से लोगों के ताने सुनने पड़ेंगे। चले जाइए यहाँ से। औरत ने दिया के सर पर हाथ रखकर कहा, अगर ऐसे जिंदगी खत्म हो जाती है तो हम यहाँ नहीं होते बेटा जी। हमारे पास धन दौलत सब कुछ है, लेकिन औलाद नहीं है। हमारे बच्चे होकर भी हम अकेले हैं। सब साथ छोड़ गए और हम दिन रातों में अक्सर ऐसे ही घूमा करते हैं। दिया ने बारी बारी से उन दोनों को देखा तो पाया कि दोनों ही काफ़ी बूढ़े हो चुके थे। दिखने में अमीर थे, तजुर्बा था, लेकिन चेहरे पर सुकून नहीं था। वृद्ध आदमी, बेटा जी आपको कोई दिक्कत ना हो तो हम आपको अपने घर लेकर जाना चाहेंगे। दिया ने खाली आंखों से उन्हें देखा तो वो आगे बोले, हम दोनों में से ना जाने कब एक दूसरे का साथ छोड़ दे। आप हम पर ये उपकार कर दीजिए, हमारे साथ रहने लग जाइए। दिया टूटे दिल से मुस्कुरा दी और बोली, अब जिंदगी जहाँ ले जाएगी मैं वहीं चली जाऊंगी। दिया दोनों के साथ उनके घर आ गई, लेकिन वो ना तो उनसे कुछ बात करती, ना ही कहीं बाहर जाती और ना ही उन दोनों के सामने आ पाती थी। वो अपने कमरे से बाहर ही नहीं निकलती थी, हमेशा अपने कमरे में ही रहती थी। बुजुर्ग दंपत्ति अरविंद और अर्चना दिन में एक बार उसके कमरे में आते और उसे बाहर आने के लिए कहते, लेकिन दिया मना कर देती थी। 2 महीने बाद रोज की तरह आज भी वो अपने कमरे में अकेली बैठी थी और खुद में ही घूमती। तभी उसे बाहर से कुछ टूटने की आवाज़ आई। दिया ने कोई रिएक्ट नहीं किया। तभी बाहर से अर्चना की रोने की और चिल्लाने की आवाज़ आई। अरविंद जी, दिया ये सुनते ही बाहर आए तो 2-3 नौकर अरविंद के चारों ओर खड़े थे। अरविंद की तबीयत खराब होती जा रही थी, लेकिन कोई नौकर कुछ नहीं कर रहा था। दिया अरविंद के पास आई और नौकरों की सहायता से उन्हें बेड पर लिटाकर डॉक्टर को फ़ोन लगाया। कुछ देर बाद डॉक्टर आ गए। उन्होंने अरविंद को चेक किया और बोले, इनका बीपी हाई हो गया था, इसलिए ये गिर पड़े थे। डॉक्टर ने दिया की ओर देखकर कहा, देखिए ये बहुत ज़्यादा टेंशन ले रहे हैं, अगर ऐसा ही रहा तो इनकी जान भी जा सकती है। आप इनको टेंशन ना लेने दें और दवाइयाँ टाइम पर देते रहना। डॉक्टर चले गए तो दिया अरविंद के पास बैठ गई और बोली, आप किस बात की टेंशन में हैं, मुझे बताइए, मैं देख लूँगी सब। अरविंद ने अर्चना को देखा तो अर्चना ने बताना शुरू किया, बेटा जी इनको यही टेंशन है कि इनके बाद हमारा क्या होगा। हमारे 2 बेटे हैं जो विदेश में रहते हैं, वो इन्हें अपनी सारी जायदाद उनके नाम करने के लिए कहते हैं। हमारे दोनों बेटे गलत रास्ते पर चल रहे हैं, इसलिए हम उन्हें कुछ नहीं देना चाहते हैं। इनकी तबीयत खराब रहती है, इसलिए काम भी सब रुका हुआ है। दिया बस इतनी सी बात, आप सब कुछ मुझ पर छोड़ दीजिए, मैं सब संभाल लूँगी। आप जल्दी से ठीक हो जाइए, फिर हम आप दोनों के साथ मिलकर आपकी मदद करेंगे। अरविंद और अर्चना खुश हो गए। तभी उनके पास एक लड़का आता है और अरविंद से कहता है, सर आप ठीक है ना। अरविंद, हाँ कवि बेटा मैं ठीक हूँ। ये वही कवि था जो दिया का मैनेजर था। कवि ने दिया को देखकर कहा, तुम दियांशी हो ना। दिया ने कवि को देखा तो वो उसे पहचान नहीं पाई और बोली, नहीं मैं दिया हूँ। कवि, ओ तो उसकी बहन है, आप दोनों थोड़े थोड़े एक जैसी हो। वैसे दियांशी कैसी है। दिया ने कुछ नहीं कहा। एक बार फिर से उसे वो दर्द महसूस हुआ। कवि, वो क्या है ना, मैं दियांशी के साथ कॉलेज में था। और हाँ, दिवेक कैसा है। दिवेक दियांशी को मैंने ही तो मिलवाया था, उसके बाद मैंने जॉब ले ली यहाँ और उनसे मिलना हुआ ही नहीं। दिया कुछ नहीं बोली। वो वहाँ से उठी और बोली, सब खत्म हो गया और आगे से मुझसे कुछ भी ना पूछो तो बेहतर होगा। दिया वहाँ से चली गई। कवि बस उसे देखता रहा तो अरविंद जी ने उसे दिया के मिलने से अब तक सब कुछ बता दिया। कवि ने खुद से कहा, मुझे ही पता करना पड़ेगा सब। कवि ने किसी को कॉल किया तो सामने वाले ने उसे दिया के बारे में सब कुछ बता दिया। कवि को बहुत दुख हुआ
कि उसने दिया को फिर से सब कुछ याद दिला दिया था। कवि दिया के बारे में सब जान चुका था। दिया अब पहले जैसी नहीं रही थी। वो अरविंद और अर्चना को संभाल रही थी और साथ में उनके ऑफिस को भी। कवि दिया की हेल्प कर रहा था, उसे ऑफिस का सब काम समझा रहा था। कुछ ही दिनों में दिया ऑफिस का काम बखूबी देखने लगी थी। उसने अरविंद की सारी कंपनियों को देखना शुरू किया था। अरविंद और अर्चना दोनों ही दिया से खुश थे और एक दिन अरविंद जी चल बसे थे। दिया ने अर्चना जी को संभाल लिया। अरविंद जी की मौत के कुछ दिनों बाद ही उनके दोनों बेटे अपनी प्रॉपर्टी लेने के लिए वापस आए। वो दोनों ही अपनी माँ से झगड़ रहे थे। दिया और कवि उनके बीच में नहीं बोलना चाहते थे कि तभी उनके बड़े बेटे ने खुद की ही माँ को मारने के लिए हाथ उठा दिया था। लेकिन दिया ने बीच में ही उसे रोक दिया और खुद अर्चना और उनके बीच खड़ी हो गई। अर्चना जी का बड़ा बेटा विशाल दिया को देखकर बोला, ए लड़की, तू जो भी है बीच से हट जा वरना तू भी नहीं बचेगी। दिया ने विशाल को एक जोरदार तमाचा जड़ दिया और बोली, माँ से बढ़कर है ये मेरे लिए और तुम इन पर हाथ उठाओ, मैं देखती रहूं। विशाल ने दिया को मारना चाहा लेकिन दिया ने उसे बीच में ही रोककर उसके मुंह पर एक और मुक्का जमा दिया। विशाल गिर गया तो उसका छोटा भाई विवेक आया और दिया को गुस्से से बोला, तू हमें मारेगी साली, एक थप्पड़ में ही मर जाएगी। कवि आगे बढ़ा ही था कि दिया ने उसे हाथ दिखाकर वहीं रोक दिया। कवि ने कुछ कहना चाहा तभी दिया ने विवेक से कहा, मारूंगी तो तुझे मैं ही, अब मुझ में जितना भी जोर है आजमा ले। विवेक दिया की ओर बढ़ा तो दिया ने उसके गाल पर जोरदार तमाचा रख दिया। एक पल के लिए तो विवेक सुन्न हो गया। विवेक ने अपना सिर झटका और फिर से दिया की ओर बढ़ा और उसे मारने के लिए हाथ बढ़ाया तो दिया ने उसके हाथ को पकड़ा और उसके पेट में मुक्का जमा दिया। विवेक गिर गया। तभी वहां वकील और पुलिस आ गए। विशाल ने उठकर पुलिस वालों से कहा, सर, ये लड़की हमारी प्रॉपर्टी पर अपना हक जताना चाहती है, इसे ले जाइए यहाँ से और जेल में डाल दीजिए। विवेक आगे आया और बोला, सर देखिए क्या हाल कर दी इसने हमारी, इसे मारपीट के केस में अंदर कर दीजिए। एक पुलिस वाला दिया की ओर बढ़ गया उसे अरेस्ट करने के लिए। तभी वहां आया हुआ वकील बोल पड़ा, रुकिए, पहले जो मैं बताने जा रहा हूं उसको ध्यान से सुन लीजिए, फिर कोई फैसला लेना। वकील ने एक फाइल दिखाकर कहा, ये अरविंद सर ने अपना वसीयत में अपनी सारी प्रॉपर्टी मिस दिया के नाम कर दी है और उन्होंने ये भी लिखवाया है कि उनकी पत्नी भी दिया के साथ ही रहेगी। उनके बेटों का ना इस प्रॉपर्टी में हिस्सा है और ना ही वो ये कहेंगे कि वो अपनी माँ को लेकर जाएंगे। पुलिस वाले वहाँ से वापस हो लिए कि तभी एक पुलिस वाले के पास फ़ोन आता है। वो कुछ बात करता है और विशाल विवेक को अरेस्ट करने के लिए कहता है। विशाल ने अरेस्ट करने के कारण पूछा तो एक ने कहा, तुम्हें ड्रग्स रखने, उन्हें बेचने और अवैध हथियार के केस में पकड़ा गया है। अभी अभी पता लगा है तुम दोनों के बारे में, चलो अब तुम्हें जेल की हवा खिलाता हूँ। पुलिस दोनों को ले गई तो अर्चना जी रोने लगी। दिया ने उनके आंसू पोंछते हुए कहा, देखा, सर ने आपको आज भी अकेला नहीं छोड़ा क्योंकि मैं आपके साथ हूँ और हमेशा रहूँगी। अर्चना जी दिया को गले लगाकर सुबकने लगी तो दिया ने उनके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, रोइए मत, नहीं तो मैं भी रोने लगूंगी अब। अर्चना चुप हो गई तो कवि ने कहा, मैम आप फाइटिंग कब से जानती हैं? दिया ने अर्चना को बताया और बोली, अरविंद सर ने मुझे बताया था कि उनके बाद उनके बेटे जरूर आएंगे और वो ऐसा ज़रूर करेंगे। तब से मैंने फाइटिंग सीखना और जिम करना शुरू कर दिया था, लेकिन उन्होंने मुझे ये नहीं बताया कि उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दी। उन्हें ये नहीं करना चाहिए था, अर्चना मैम के नाम करनी थी। अर्चना ने मुस्कुरा कर कहा, नहीं बेटा, मैंने ही उनसे कहा था ये सब करने को क्योंकि हमें तुम पर भरोसा है और अगर मेरे नाम प्रॉपर्टी होती तो ये लोग किसी भी हालत में अपने नाम करवा ही लेते, इसलिए हमने ये सब किया था। अब दिया फिर से काम में बिजी हो गई थी। अर्चना के कहने पर उसने कंपनी का नाम दिया इंडस्ट्री करवा दिया था ताकि बाद में कोई परेशानी ना हो और दिया का नाम चलने लग जाए। 6 महीने बाद आज दिया की बहुत बड़ी डील करने के लिए मीटिंग थी मिस्टर अखिलेश के यहाँ।
वो उनके ऑफिस में जाकर बैठ गई। कवि भी उसके साथ ही था। कुछ देर बाद एक लड़के ने आकर कहा, मैम अखिलेश से नहीं आए आज उनके बेटे आए हैं। दिया ने बिना किसी भाव के कहा, मुझे डील के बारे में बात करनी है, आप आए चाहे बेटा, मुझे फर्क नहीं पड़ता। कुछ देर के बाद एक लड़का अंदर आता है। दिया उसे देखकर अपनी जगह से खड़ी हो जाती है। उसके चेहरे पर गुस्सा आने लगा। लड़का भी दिया को देखकर चौंक जाता है। कवि लड़के को देखकर कहता है, दिवेक। दिवेक दिया की ओर बढ़ता है और कहता है, दी आप यहाँ, और दियांशी कहाँ है? मैंने आप सबको इतना ढूंढा, कोई नहीं मिला। मैं आपके घर भी गया लेकिन वहाँ भी ताला लगा था। बताओ ना दियांशी कहाँ है? दिया ने दिवेक के कॉलर पकड़ कर कहा, पहले तुम बताओ, तुमने ऐसा क्यों किया? दिवेक भौचक्का होकर दिया को देखने लगा तो कवि ने जोर से कहा, शांत हो जाइए आप दोनों और पहले दोनों बैठ जाओ, क्योंकि मैं आप दोनों को ही सच बताना चाहता हूँ। दिवेक और दिया दूर दूर होकर बैठ गए तो कवि ने दिवेक की ओर देखकर कहा, तुम्हारी दियांशी नहीं रही। दिवेक ने गुस्से से कहा, क्या मतलब? दिया ने गुस्से और दर्द से कहा, चली गई वो हम सबको छोड़कर। दिवेक निढाल होकर कुर्सी पर जम गया। कवि ने दिया को देखते हुए कहा, आप दिवेक को दोषी मान रही हैं, लेकिन दोष उसका भी नहीं है। हाँ, उन फोटोज में दिवेक ही वो लड़का था जो आपके साथ था, लेकिन सच तो ये है कि फोटो में जो लड़की थी वो आप नहीं, दियांशी थी। दिया ने चौंक कर देखा और बोली, मेरी बहन ऐसी नहीं थी, समझे? कवि ने दिवेक की ओर देखा तो दिवेक ने बोलना शुरू किया, जानता हूँ दियांशी ऐसी नहीं थी, हमने कोई गलत काम नहीं किया था। उस दिन मेरे ही घर में पार्टी थी और मैंने अपने सभी दोस्तों को इनवाइट किया हुआ था। उस दिन पहली बार दियांशी मेरे घर आई थी। सब लड़कों ने ड्रिंक कर रखी थी और ज़्यादातर लड़कियां भी ड्रिंक कर रही थी। दियांशी ने ड्रिंक नहीं करी और ना ही मैं हर वक्त उसके साथ था, लेकिन कुछ देर के लिए मेरे दोस्तों ने मुझे बुलाया तो दियांशी ने कहा, तुम कब तक मेरे पास बैठे रहोगे, जाओ अपने दोस्तों के साथ एंजॉय करो। मैं चला गया तो मेरी ही पहचान के दो लड़के दियांशी को ना जाने कैसे उस कमरे में ले गए। जब मुझे दियांशी नहीं दिखाई दी तो मैंने उसे ढूंढना शुरू किया और वो मुझे वहाँ मिली जहाँ वो दोनों उसे साथ ज़बरदस्ती कर रहे थे। मैंने उन दोनों को खूब मारा और पुलिस के हवाले कर दिया। दियांशी डर गई थी, इसलिए मैंने उसे समझाया कि कुछ नहीं हुआ है, सब ठीक हो जाएगा। दिवेक कितना कहकर चुप हो गया और ज़मीन को घूरने लगा। अब कवि ने कहा, और उस दिन किसी ने फ़ोटो क्लिक करी और उन्हें फ़िल्टर करवा कर दियांशी को दिया बना दिया, क्योंकि दोनों में ज़्यादा अंतर नहीं था। दिया ने जब ये सुना तो वो बुत बने वहीं बैठी रही। उसके चेहरे पर पहले वाला दर्द उभर आया था। दिया वहाँ से जल्दी से आ गई और अपने कमरे में बंद हो गई। आज के दिन दिया उठी और अपने कमरे की लाइट जलाकर काम करने लगी, क्योंकि नींद तो उसे आनी नहीं थी और अब वक्त था बदला लेने का। जिसने उसकी ज़िंदगी बर्बाद करी उन सबको सबक सिखाने का वक्त आ गया था। रजत कान्हा को लेकर अपने घर आया और उसे सब सच सच बता दिया। कान्हा को सुनकर धक्का लगा था कि उसके दोस्तों ने मिलकर ये सब किया है। कान्हा अपनी ही नज़रों में गिर चुका था। उसे समझ नहीं आया कि उसे क्या करना चाहिए। तभी रजत ने उससे कहा, देख यार, तुझे उससे माफ़ी मांगनी चाहिए, सिर्फ तेरी वजह से उसका सब कुछ तो बर्बाद हो गया। कान्हा तो रजत की बातें सुन तो रहा था, लेकिन उसे समझ में कुछ नहीं आ रहा था। वो बिना कुछ बोले ही वहाँ से चला गया। रजत ने भी उसे नहीं रोका, क्योंकि वो जानता था कि इस वक्त वो अकेला रहना चाहेगा। आज कान्हा ऑफिस नहीं आया था, ना ही किसी को उसकी खबर थी कि वो आज है कहाँ। दिया रोज की तरह अपने कैबिन में आई। उसने पियून को बुलाया और कहा, मिस्टर कान्हा को अंदर भेजिए। पियून, मैम वो तो आज नहीं आए। दिया, क्या उन्होंने लीव के लिए अप्लाई किया था? पियून, नहीं मैम, मैंने उन्हें फ़ोन भी लगाया था, लेकिन उनका फ़ोन भी नहीं लग रहा था। दिया, ठीक है, तुम जाओ और अपना काम करो। पियून चला गया तो दिया ने कवि को फ़ोन किया और कान्हा के बारे में पता करने के लिए कहा। कवि ने दिया से कुछ देर बाद में बताने के लिए कहा तो दिया ने फ़ोन रख दिया और कांच वाली खिड़की के पास आकर खड़ी हो गई। दिया ने खुद से कहा, मैं तुम्हें
और तुम्हारे उन दोस्तों को इतनी आसानी से नहीं छोड़ने वाली। तुम लोगों ने प्यार के नाम पर जो खेल मेरे साथ खेला है, जिससे मुझे प्यार से नफरत हो गई है, उसका सबक तो तुम सबको मिलकर रहेगा। कुछ देर बाद कवि का फ़ोन आता है। वो दिया से कहता है, मैम कल कान्हा को सब पता चल चुका है कि आप सही थी, इसीलिए कल से वो गायब है। किसी को कुछ नहीं पता कि वो कहाँ है। दिया ने कुछ नहीं कहा और फ़ोन काट दिया। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। उसने अपना सर झटक कर खुद से कहा, नहीं, मैं कमज़ोर नहीं पड़ सकती। दिया सब कुछ भुलाकर अपने काम में लग गई। सारे दिन वो काम करती रही और रात 8 बजे तक वो अपने कैबिन में ही बैठी रही। कुछ देर बाद उसके पास अर्चना जी का फ़ोन आता है। दिया ने फ़ोन पिक किया और कान के लगा लिया। सामने से अर्चना जी ने कहा, बेटा आज घर नहीं आना क्या? जल्दी से आओ, मैं खाने पर तुम्हारा कब से इंतज़ार कर रही हूँ। इतनी देर कैसे हो गई? दिया जल्दी से घर आओ। दिया जी आती हूँ। दिया ने अपना सारा सामान समेटा और ऑफिस से निकल गई। बाहर आते ही उसका ड्राइवर गाड़ी लेकर आ गया और दिया बैठ गई। गाड़ी सड़कों पर दौड़ने लगी और उसके साथ ही दिया के मन में उथल पुथल मचने लगी। दिया मन ही सोचने लगी, आखिर कान्हा कहाँ होगा। दूसरी ओर वो ये भी सोच रही थी, कहीं भी हो मुझे क्या, मुझे उसके बारे में नहीं सोचना चाहिए। उसने जब मुझ पर भरोसा ही नहीं किया तो क्या वो प्यार सच्चा था? दिया कान्हा के बारे में सोच रही थी। दिया दर्द में खुद ही मुस्कुरा दी और बाहर देखने लगी। कुछ देर बाद गाड़ी अचानक से रुक गई तो दिया ने ड्राइवर की ओर देखा। ड्राइवर ने पीछे मुड़कर देखा तो दिया चौंक गई। सामने उसका ड्राइवर का नहीं कार्तिक था। दिया ने कार्तिक को देखकर बिना डरे कहा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कार्तिक बेशर्मी से मुस्कुराया और बोला, वही जिसके लिए मैंने ये सब खेल खेला था। फाइनली आज तुम मुझे मिल ही गई, देर से ही सही लेकिन मिली तो। दिया उसकी बात पर मुस्कुराकर सीट पर आराम से बैठ गई और अपने एक पैर को दूसरे पैर पर रखकर कार्तिक को देखने लगी। कार्तिक ने दिया पर नज़र डालते हुए कहा, वैसे पहले से ज़्यादा हॉट हो गई हो, मानना पड़ेगा तुम्हें। तुम अब तक जिंदा हो। मुझे तो लगा था मेरी ख्वाहिश जो तुम्हें पाने की थी अधूरी रह जाएगी। कार्तिक ने दिया पर बुरी नज़र डालते हुए कहा। दिया आराम से उसकी बातें सुन रही थी। ना तो वो डर रही थी ना ही कोई रिएक्ट कर रही थी। कार्तिक ने आगे कहा, सच बताऊं, तेरे जाने के बाद कान्हा ने तुझे नहीं ढूंढा, लेकिन मैंने तुझे बहुत ढूंढा क्योंकि मुझे तुमसे प्यार करना था, जो मुझे तेरे को देखते ही हो गया था। लेकिन उस कान्हा के होते हुए ये सब नहीं हो सकता था, इसलिए आगे तो सबको पता ही है क्या हुआ था। दिया अब भी कुछ नहीं बोली तो कार्तिक ने गाड़ी स्टार्ट करी और उसे ले गया एक सुनसान घर में। दिया कार्तिक के साथ आ गई तो कार्तिक ने उसे एक कमरे में बंद कर दिया और उसे बाहर से ताला लगाकर वहाँ से चला गया। इधर जब दिया घर नहीं पहुंची तो अर्चना जी ने उसे कॉल किया, लेकिन उसका फ़ोन बंद आ रहा था। अर्चना ने कवि को फ़ोन करके बताया तो उसने कहा, आप चिंता मत करिए, मैं देखता हूँ। कवि दिया के ऑफिस गया तो उसे पता चला कि दिया को गए 3 घंटे हो गए हैं। तभी उसका ड्राइवर दिया का भागता हुआ आया और कवि से कहा कि किसी ने उसे बेहोश कर दिया था और वो उसके कपड़े पहनकर मैडम को ले गया। कवि गुस्से से चिल्लाया, क्या कान्हा होगा वो तो। दोस्तों इससे आगे की कहानी देखिए इस कहानी के भाग 2 में, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिया जाएगा। अगर आप भाग 2 देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, क्या दिया कान्हा को माफ़ कर पाएगी या फिर उससे बदला लेने के लिए हर वो कोशिश करेगी। देखते रहिए इस कहानी के भाग 2 में। थैंक यू सो मच। वंदे मातरम।